देखिए चैप्टर का नाम क्या है, धातु और अधातु। तो आज पूरी तरह हम लोग धातु और अधातु चैप्टर पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट। देखिए जो आपके एग्जाम बोर्ड में आने वाले हैं ना वही लिए हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे तो इस चैप्टर में बहुत है टॉपिक, सारे टॉपिक को लिया गया, लेकिन एग्जाम बोर्ड को नजर रखते हुए कि एग्जाम बोर्ड में क्या क्या पूछ सकता है क्या क्या नहीं, वो सारे टॉपिक के लिए लिए गए हैं। ठीक है, देखिए चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर फिगर देखिए, फिगर को देखिएगा तो आपको यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखिए गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, निकल है, सिल्वर है, डायमंड है, और ये आपका हो गया ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन और बोरॉन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेटल, यानी ऊपर की जितनी भी चीजें हैं जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब धातु के अंतर्गत आते हैं, ये सब धातु होते हैं। वहीं अगर बात करें डायमंड की, ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन की बात करें, सिलिकॉन की बात करें, बोरॉन की बात करें, ये सब नॉन मेटल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी हम कह सकते हैं अधातु, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, अधातु। ये सब अधातु है। डायमंड क्या है, डायमंड अधातु है। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। निकेल क्या है, तो निकेल जो है धातु है। अब यहाँ पर तो हम कैटेगरी बांट रखे हैं कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो आप लोग को एकदम क्लियर दिमाग में बैठ जा रहा है कि गोल्ड एक धातु है, कॉपर भी एक धातु है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो मिस ऑक्सीजन को अधातु कैटेगरी में रखी है, यानी ऑक्सीजन अधातु है और कार्बन भी क्या है, अधातु है। ये सब फिगर देखकर या नाम से क्लियर हो जा रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ पर आपको बहुत सारा फिगर दे दे और हम कहें कि बताइए धातु कौन है, अधातु कैसे कौन है, तो पहचानेंगे कैसे धातु कौन है और अधातु कौन है। तो देखिए धातु और अधातु को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि धातु कहते किसे है। अगर आपको धातु और अधातु की पहचान करनी है कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है, तो सबसे पहले हमें धातु की परिभाषा पढ़नी पड़ती है। देखिए धातु क्या कह रहा है कि वैसे तत्व जो विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, उस पर कौन सा आवेश जमा हो जाता है, तो विद्युत धनात्मक यानी धन आयन जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, धन आयन। तो वैसा तत्व जो विद्युत धनात्मक अर्थात अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या जो आघात वर्धनीय हो, जो तन्य हो, जो उष्मा तथा विद्युत का सुचालक हो, जो चमकीला हो, जो कठोर हो, ऐसे सभी तत्वों को यदि ये सारे गुण पाए जाए जिस भी तत्व में, जैसे अगर कोई तत्व आघात वर्धनीय है, कोई तत्व तन्य है, कोई तत्व चमकीला हो, यदि इनमें से अगर ये सारी अगर किसी भी तत्व के अंदर खूबियां पाई जाएगी तो वो तत्व क्या कहलाएगा हमारा, वो तत्व क्या होगा हमारा, धातु। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर धातु की अगर आप परिभाषा देना चाहें तो आप ऐसे भी दे सकते हैं कि वे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन का निर्माण करते हैं। ध्यान से समझिएगा, वे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन का निर्माण करते हैं, वे सभी तत्व क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ये इसके गुण है, आघात वर्धनिकता जो है धातु का गुण है, तन्य जो है धातु का गुण है, उष्मा तथा विद्युत का सुचालक जो है ये भी एक प्रकार का गुण है। तो ये हो गया हमारा धातु का परिभाषा। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कॉपर, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि ये सब क्या है, धातु है। अब आगे चलते हैं, अधातु किसे कहते हैं, तो देखिए अधातु किसे कहते हैं, कह रहा है कि वैसा तत्व जो विद्युत धनात्मक, आघात वर्धनिकता, तन्य, उष्मा तथा विद्युत का सुचालक, चमकीला और कठोर नहीं होते हैं, यानी जो धातु के अंदर गुण पाए जाते हैं, यदि वो सारे गुण किसी तत्व के अंदर ना पाया जाए तो वो सारे, यानी यहाँ पर विद्युत धनात्मकता ना होकर कैसा हो, विद्युत ऋणात्मकता हो, यहाँ पर कैसा होना चाहिए, विद्युत ऋणात्मकता होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधातु किसे कहते हैं, तो अगर कोई पूछे कि अधातु कहते किसे हैं तो आप लिख सकते हैं
कि वैसे तत्व जो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या कर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं जैसे अगर बात करें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन एक अधातु है, सल्फर एक अधातु है, आयोडीन एक अधातु है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब क्या है अधातु है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या बनाते हैं ऋण आयन का निर्माण करते हैं। तो वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं वैसे तत्वों को ही हम क्या कहते हैं अधातु कहते हैं। अब अधातु और धातु पढ़ लिए, तो अब चलिए इसके कुछ गुण पढ़ लेते हैं, वो भी भौतिक गुण। कौन सा गुण? भौतिक गुण पता है? भौतिक गुण किसे कहते हैं? यदि किसी भी पदार्थ में रंग में बदलाव हो, उसकी अवस्था में बदलाव हो, उसके द्रव्यमान या कथनांक में बदलाव हो, तो वैसे गुण को हम क्या कहते हैं भौतिक गुण कहते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे भौतिक गुण के बारे में। किसके भौतिक गुण के बारे में? तो धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए इस बार के सेटअप जो एग्जाम में आप लोग देखिए कि आप लोग को दीर्घ में पूछा गया क्वेश्चन है कि धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखे। रासायनिक गुणों के आधार पर या भौतिक दोनों शायद था, दोनों ही था, भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों। वो भी 5 नंबर का क्वेश्चन था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। तो आपको कैसे लिखना है वो देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पेपर पर 3 कॉलम लगाइए, क्योंकि इससे जल्दी हो जाएगा और आपका जो टाइम है वो भी बचत होगा। तो 3 कॉलम लगाइए, एक में लिखिए गुण और एक में लिखिए धातु और एक में अधातु, अर्थात धातु का गुण और अधातु का गुण। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं धातु या अधातु के अंदर पहला गुण चमक। क्या? चमक के बारे में बात करते हैं कि देखिए जो धातु होते हैं ये चमकीले होते हैं। धातु क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, लेकिन अधातु चमकीले नहीं होते हैं। जैसे गोल्ड को देखिए, गोल्ड चमकता रहता है, सिल्वर क्या करते हैं? चमकता है। लेकिन अगर कार्बन यानी कोयले की बात करें, कोयला में कार्बन की मात्रा पाया जाता है, कोयला चमकता है? नहीं चमकता है। ऑक्सीजन चमकता है? नहीं चमकता है। अगर ऑक्सीजन में चमक होती है तो वायुमंडल में चारों तरफ ऑक्सीजन फैला हुआ है, यानी वायुमंडल चमकता हुआ प्रतीत होता। वायुमंडल के आसपास की हवाएं चमकती, लेकिन इनमें चमक नहीं होती है, अर्थात अधातुएं चमकती नहीं है, लेकिन धातु में चमक पाई जाती है। दूसरी बात करें कि कठोरता, दूसरा गुण क्या है हमारा? कठोरता। तो देखिए जो धातुएं होती है वो आमतौर पर कठोर होते हैं। धातुएं आमतौर पर क्या होती है? आमतौर पर ज्यादातर की बात करें तो ज्यादातर जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन अधातुएं की अगर बात करें तो अधातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? नरम होती है। नरम का मतलब वो भंगुर होती है, वो टूट जाती है, ठीक है, कठोर नहीं होती है, मुलायम होती है। लेकिन अगर बात करें अपवाद में तो ध्यान दीजिएगा कि धातु में कुछ ऐसे भी धातु हैं जो ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते, जैसे सोडियम होता है, लिथियम और पोटेशियम। इन सबको छोड़कर बाकी सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती है। ये सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। ये मुलायम होते हैं, ये इतने मुलायम होते हैं कि नॉर्मली जो चाकू होता है वेजिटेबल कट करने वाला चाकू, इससे अगर काटेंगे तो ये आराम से कट जाएंगे, ये जेली की तरह होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा अपवाद में है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, बाकी सभी धातुएं आमतौर पर कठोर होती है। लेकिन अगर अधातु की बात करें तो अधातु में समांतर सभी अधातुएं क्या होती है? नरम होती है, मुलायम होती है, सिवाय हीरा को छोड़कर, क्योंकि हीरा कार्बन का एक अपरूप है और हीरा जो है ये
सर्वोत्तम कठोर तत्व के अंतर्गत आता है, यानी सबसे कठोर तत्व के रूप में माना जाता है। किसको माना जाता है? हीरा को। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हीरा को छोड़कर जो कार्बन का एक रूप है और सबसे प्राकृतिक, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हमारा हीरा है। तो हीरा को छोड़कर जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? नरम होते हैं। अब देखिए, अब बात कर लेते अवस्था की। अब हमारा तीसरा गुण है अवस्था। क्या? अवस्था। तो देखिए, जितने भी धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती है, एक पारा को छोड़कर। पारा एक धातु है लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अगर अधातु की बात करें तो ठोस, गैस तथा द्रव तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अधातुएं ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। अगर द्रव की बात करें तो ब्रोमीन जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी 11 जो है वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, बाकी सब किस रूप में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आघात वर्धनिकता। देखिए, आघात वर्धनिकता होता क्या? तो आघात वर्धनिकता धातुओं में पाया जाने वाला एक गुण है जिसके बदौलत हम धातुओं को पीट पीट कर, हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। तो ऐसे गुण को ही हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनिकता। यानी धातुओं में आघात वर्धनिकता पाई जाती है क्योंकि धातुओं को पीट पीट कर, आप देखे होंगे कि लोहे की चादर तैयार की जाती है, या सोने की जो सिक्कड़ होता है, या सोने की गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, ये सब सोने को पीट पीट कर चादर के रूप में, तार के रूप में कन्वर्ट कर करके किया जाता है। तो धातुएं जो होती है वो आघात वर्धन्य होते हैं, अतः धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। और अगर सबसे अधिक आघात वर्धनिकता की बात करें तो सबसे अधिक आघात वर्धनिकता किसके अंदर पाया जाता है? सोना और चांदी में। सोना और चांदी में सबसे ज्यादा आघात वर्धनिकता पाया जाता है। लेकिन अधातुओं की बात करें तो अधातुएं आघात वर्धन्य नहीं होती हैं। अधातुएं आघात वर्धन्य नहीं होती हैं। इन्हें पीट कर पतली चादर के रूप में नहीं बदला जा सकता है, ये भंगुर होती है। याद रखिएगा, ये आघात वर्धन्य नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं तन्यता। तन्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तन्यता भी एक भौतिक गुण है। तन्यता का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को तान कर तार के रूप में बदलना। उसको खींच कर अगर तार के रूप में बदल देते हैं तो उसके गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। और धातुएं जो होती है वो तन्य होती है, यानी धातुओं को अगर खींच कर चाहे आप तो तार के रूप में बना सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर आप 1 ग्राम सोना लें, 1 ग्राम अगर आप सोना लें तो 1 ग्राम सोना में आप 200 मीटर, सॉरी 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। लंबा तार बना सकते हैं। आप लोग देखे भी होंगे, क्या आप लोग देखे होंगे कि मिठाई कभी कभी क्या होता है ना, मिठाई जो होता है काजू कतली या बर्फी, आजकल तो मार्केट में बहुत सारी मिठाइयां हैं जिसके ऊपर सोना की या चांदी की पतली परत चढ़ी होती। वो देखिए होंगे कितना बारीक होता है, इतना बारीक होता है कि अगर आप नाजुक हाथों से भी छूते हैं वो टूट जाता है। तो आप सोचिए कि वो कितनी पतली बन सकती है। यानी 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी धातुएं जो होती हैं इनको खींचकर पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती। अधातुएं तन्य नहीं होती, गैर तन्य होती है। गैर तन्य मतलब तन्य नहीं होती, ये तन्य नहीं होती। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं और धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। आगे चलिए, आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं, आगे हमारा 6वां गुण है ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक। ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक। सुचालक का मतलब क्या होता है कि यदि किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाह हो जाए या ऊष्मा प्रवाहित हो तो उस पदार्थ को हम सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुचालक। इंग्लिश में इसको कंडक्टर कहते हैं। ठीक है,
तो देखिए जो धातुएं होती हैं ये ऊष्मा तथा बिजली की अच्छी संवाहक होती हैं, यानी इनसे एक छोर से दूसरी छोर तक आसानी से ऊष्मा प्रवाह हो जाती है, या जो विद्युत धारा होती है वो एक स्थान से दूसरी स्थान तक आसानी से प्रवाह हो सकती है। अब सबसे अधिक अगर बात करें, सबसे अधिक ऊष्मा का चालक कौन होता है, तो सबसे अधिक ऊष्मा का चालक होता है चांदी और तांबा। एक बात और याद रखिएगा, चांदी और तांबा, यहाँ पर देखिए तांबा जो है ये भी सबसे अच्छा चालक होता है। किसका चालक होता है, तो ऊष्मा का चालक होता है। सीसा और पारा को छोड़कर, सीसा और पारा, क्योंकि पारा तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और सीसा की अगर बात करें तो सीसा जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि अगर गर्माहट थोड़ी सी भी सीसा को मिलती है तो शीशे की दरवाजा या कोई भी बनी हुई चीजें टूट जाती है। तो ये ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है, खराब संवाहक होता है। वही अगर अधातु की बात करें तो अधातु जो होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक। कुचालक यानी इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट जानते हैं क्या होता है, ग्रेफाइट का मतलब जो पेंसिल का लीड होता है, लेटराज या जो भी हो, पेंसिल का जो लीड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट धातु कार्बन तत्व का एक अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप है। जैसे फोर्थ क्लास मतलब जो फोर्थ चैप्टर आप लोगों को कार्बन और उसके यौगिक है, ठीक है, इसके बाद का चैप्टर, तो आपको उसमें पढ़ना है कि कार्बन के दो अपरूप होते हैं। ऐसे तो बहुत होते हैं लेकिन आप लोग को दो अपरूप के बारे में पढ़ना है, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। हीरा जो होता है सबसे कठोर होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है भंगुर होता है। लेकिन हीरा विद्युत का सुचालक होता है, नहीं कुचालक होता है, और ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। अब बात कर लेते हैं घनत्व की। क्या बात कर लेते हैं, घनत्व। अब देखिए, अब ये सब अच्छे होते हैं तो सिंपल सी बात है कि इसका घनत्व जो होगा उच्च होगा, और जिसका घनत्व उच्च होता है उसका गलनांक और द्रव्यनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम कठोर नहीं होते हैं, सोडियम पोटेशियम मजबूत नहीं होते, वो मुलायम होते हैं, और जो जितना मजबूत होता है, जो जितना कठोर होता है, उसका घनत्व भी उतना ही उच्च होता है, उसका गलनांक भी उतना ही उच्च होता है। तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सभी धातुओं के घनत्व जो होते हैं उच्च होते हैं, और उनका गलनांक भी उच्च होता है। और अगर बात करें अधातु का, तो अधातु तो मुलायम होते हैं, नरम होते हैं, इनका घनत्व निम्न होता है, और गलनांक भी क्या होता है, कम होता है, या क्वथनांक या द्रव्यनांक जो भी कहिए, सब इसका क्या होता है, कम होता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे चलते हैं तो अथवा गुण है हमारा धात्विक ध्वनि। धात्विक ध्वनि देखिए, अगर आपके घर में धातु की कोई बर्तन होती है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि हमारे यहाँ पीतल, चांदी, सोने, पहले की जमाना में सोने के बर्तन होते थे, चांदी के बर्तन, या आजकल दीपावली पर बहुत सारे लोग ना चांदी के बर्तन खरीदना अच्छा, उनको शौकीन समझते हैं खुद को, मतलब चांदी का बर्तन खरीदते हैं। या घर में जितने भी होते हैं, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी एक धातु ही है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का तो घर में सबका बर्तन होता होगा, ठीक है, गरीब हो अमीर सबके घर में एल्युमिनियम का बना हुआ बर्तन रहता है। अब एल्युमिनियम को अगर आप किसी भी धातु को पीटिएगा ना, तो इससे एक सुरीली ध्वनि निकलती है। जैसे आप मंदिर में जाते घंटी पीटते हैं, घंटी पीटते हैं, तो घंटी जो होती है वो क्या होती है, घंटी जो होती है वो धातु लोहे की बनी होती है, और जब उसको पीटते हैं तो उससे सुरीली आवाज निकलती है, एक मधुर सा आवाज निकलती है। तो धातुओं के अंदर धात्विक ध्वनि पाया जाता है, यानी उनको पीटने पर एक सुरीली यानी मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है, लेकिन अधातुएं मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं, वैसे ध्वनि उत्पन्न करती है लेकिन मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, और ये ध्वनि तो उत्पन्न करती है लेकिन मधुर नहीं होती है, मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है और ये मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। और बात कर ले ऑक्साइड की, तो देखिए धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं,
क्षारीय, ये VVI है। ऑब्जेक्टिव के लिए VVI MCQ आपका बन सकता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। और अधातु ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। दोनों क्वेश्चन VVI है, MCQ के लिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये पूरा का पूरा 9 गो हमारा भौतिक गुण खत्म हो गया। अब आते हैं हम रासायनिक गुण के साथ। रासायनिक गुण पर आते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धातु का रासायनिक गुण और फिर पढ़ेंगे हम लोग अधातु का रासायनिक गुण। देखिए, अधातुएं ज्यादा अभिक्रिया नहीं करती, धातुएं अभिक्रिया करती है, तो इनके 3-4 रासायनिक गुण हैं, ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या करती है। ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ कि वायु के साथ प्रतिक्रिया, वायु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो देखिए, धातुएं ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पर देखिए, ये धातु है, यहाँ पर कोई भी धातु ले सकते हैं, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर है, कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है तो कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड बनाया है। वैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन यानी वायु के संपर्क में आया है, वायु के साथ जलाया गया है तो क्या बना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे आप लोग देखे होंगे, सुने हैं, पढ़ाए हैं हम कई बार कि मैग्नीशियम जो है जब वायु के संपर्क में आता है, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके या वायु के संपर्क में आकर उनसे प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। आगे देखिए, बहुत सारे ऐसे धातुएं हैं जो एक जैसी अभिक्रिया नहीं करती हैं। सभी धातुएं एक जैसी ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं करती हैं। देखिए क्या रहा है कि भिन्न धातुओं की O2 के साथ प्रतिक्रियाशीलता अलग अलग होती है, यानी सभी धातुएं एक जैसी अभिक्रिया नहीं, कोई जल्दी कर लेती है, कुछ संपर्क में आने पर ही कर लेती है और कुछ को जलाना पड़ता है तब करती है। जैसे यहाँ पर देखिए, सोडियम और पोटेशियम इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करती है कि अगर खुले में रखे जाए तो आग पकड़ लेते हैं, यानी ऑटोमेटिकली। सोडियम और कैल्शियम ऐसे भी हम लोग जानते हैं, सोडियम और पोटेशियम जो होती है ये अत्यंत क्रियाशील धातु है कि नहीं। क्रियाशीलता पढ़े हम लोग, क्रियाशीलता में हम लोग पढ़े थे कि सोडियम और पोटेशियम सबसे ऊपर होती है। तो यदि इनको आप खुले में रख दे, किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है सोडियम को, क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील होती है, ये वायु के संपर्क में आते ही जल उठती है और इसी कारण इन्हें किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो जो सोडियम होता है ये और पोटेशियम, इनको हम लोग क्या करते हैं, हम इनको ना ऐसे अगर हवा में रख दें तो तुरंत जल जाएंगी, तुरंत जल जाएंगी। तो ये तीव्र क्रियाशील होती है, ये तीव्र प्रतिक्रिया करती है। लेकिन यही अगर बात करें मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की, लेड की, तो इनकी सतह ऑक्साइड की एक पतली परत से ढकी होती है। एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, आप देखे होंगे, सुने, आपको बताए हैं, कई बार बताया है कि क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उन्हें रेल मार्ग से क्यों लगड़ा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले उसे रेग मार्ग से क्यों लगड़ा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर एक ऑक्साइड की परत जमी हो जाती है और उस ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम के फीते को या रिबन को रेग मार्ग से लगड़ते हैं ताकि जलाने पर वो अच्छी तरह वायु के संपर्क में आ सके। तो इनके ऊपर एक ऑक्साइड की परत होती है जो उन्हें आगे के ऑक्सीकरण से रोकती है, यानी उनको जलाया जाता है तो ऑक्सीकरण करने से क्या करती है, रोकती है, विरोध करती है। आगे चलते हैं एफी। एफी जो है गर्म करने पर नहीं जलता, लेकिन लोहे की भावार तेजी से जलता है। भावार का मतलब लोहे का चूड़, लोहे का चूड़, लोहा को गर्म कीजिएगा नहीं जलेगा, लेकिन लोहा का भावार लेते हैं, लोहे का चूड़ लेते हैं तो वो तेजी से जलता है। अब देखिए क्या है
कि कॉपर जलता नहीं, कॉपर जलता नहीं है, लेकिन काले कॉपर ऑक्साइड के साथ लेपित होता है, लेपित होता है। ये जलता नहीं है लेकिन काला जो कॉपर, काले कॉपर ऑक्साइड के साथ लेपित होता है, यानी उसके ऊपर लेप की तरह चढ़ जाता है, यानी काले रंग का उसके ऊपर परत चढ़ जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, कोई कोई हम लोग को देखे हैं कि लकड़ियां जब गीली होती हैं, लकड़ियां जब गीली होती हैं उसको जलाते हैं तो उसमें से काले काले कलर का उसमें से धुआं निकलती, जो एक परत बन जाती है। तो वैसे ये जलता नहीं है, उसके ऊपर काले रंग की परत बन जाती है, जम जाती है, जिसको हम लोग अवक्षेप कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं धातुओं। धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती है? तो देखिए, धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती है या धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाती है, दोनों बनाती है। ठीक है, धातु ऑक्साइड भी बनाती है और धातु हाइड्रा ऑक्साइड भी बनाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, सोडियम जो है जल से अभिक्रिया किया है तो क्या बना है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बना है, और साथ ही साथ H2 मुक्त करती है, याद रखिएगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती है। वैसे ही कैल्शियम जो जल से अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाती है, लेकिन अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जल से अभिक्रिया कर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ दो कंडीशन में बन रहा है धातु हाइड्रा ऑक्साइड। वहीं अगर एल्युमिनियम और लोहे की कंडीशन लेते हैं तो एल्युमिनियम और लोहे की कंडीशन में बनकर तैयार हो रहा है हमारा ऑक्साइड। तो यहाँ पर धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड दोनों बनाती है। दूसरा देखिए, नेक्स्ट है कि धातुएं जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? तो देखिए, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो धातु लवण का निर्माण करती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है? हम हाइड्रोजन। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। यहाँ पर देखिए, करें कि धातु तनु अम्ल, तनु का मतलब समझते हैं ना, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो। तो धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। लेकिन यही बात अगर कॉपर की बात करें, सिल्वर की बात करें, Hg इसको कहते हैं पारा, Hg मतलब पारा, ये सब की बात करें तो ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि ये निम्न क्रियाशील होते हैं। ये क्रियाशीलता में नीचे आ गई, अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब यहाँ पर देखिए लोहा है, लोहा HCl से अभिक्रिया क्या है, क्या बना है? FeCl2 अब प्लस में हाइड्रोजन गैस। वही यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम जो है HCl से अभिक्रिया किया तो क्या बना है? मैग्नीशियम क्लोराइड बना है और H2 बना है। जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया है तो क्या बना है? जिंक क्लोराइड। ऐसे आप यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक की जगह पर सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं। वही जिंक जो है ये जब क्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया है तो क्या बना है? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये सब अभिक्रिया है जो कि याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ दिया कि रासायनिक और भौतिक गुण का अंतर लिखे तो फिर आपको ये सारे एग्जाम्पल याद रखने होंगे। कम से कम सारे टॉपिक को लिख कर एक एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, और जो एग्जाम्पल समीकरण लिखिएगा वो ध्यान रहे संतुलित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? संतुलित। कोई भी याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में अधिकांशतः अगर बात करें तो केमिस्ट्री में अधिकांशतः जितने भी मतलब टर्म होते हैं उनके फॉर्मूले होते हैं, उनके इक्वेशन होते हैं, और जब इक्वेशन लिखिएगा ना तो इक्वेशन लिखने से जो आपका आंसर शीट होता है उसमें 4 चांद लग जाता है। और इक्वेशन लिखिएगा तो ऐसा कि संतुलित हो। कैसा होना चाहिए? संतुलित हो। संतुलित इक्वेशन ही लिखे जाते, बैलेंस। ये अब बात कर लेते हैं कि अधातुएं, अब ये बताया कि अधातुएं जो होती है ज्यादा अभिक्रिया नहीं करती। अधातुएं के रासायनिक गुण नहीं होते हैं, अधातुओं के रासायनिक गुण नहीं होते। देखिए, अधातु ऑक्सीजन के साथ प्रयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। और सल्फर है,
सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या बनाया है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये अम्लीय, क्योंकि CO2 जो है ना, जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल बनाता है, और ये अभिक्रिया करेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो ये प्रवृत्ति के अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो ये धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए, अधातुएं जल से साथ अभिक्रिया नहीं करती, अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती। एक टॉपिक आता है, देखिए एक क्वेश्चन पूछता है। पहला तो क्वेश्चन ये है कि सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है? इसका कारण बता दिए कि सोडियम जो होता है ये अत्यंत क्रियाशील होता है। एक ऐसा अधातु है जिसको पानी में डुबो कर रखा जाता है, फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस को हम किरोसिन तेल में डुबा कर नहीं रखते, जल में डुबा कर रखते हैं। बच्चे ये सोच लेते हैं कि ये तो किरोसिन तेल में डुबाया, तो फास्फोरस में किरोसिन तेल में डुबेगा नहीं, इसको जल में डुबाया जाता है। जल में क्यों डुबाया जाता है? क्योंकि धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती। सोडियम को जल में क्यों नहीं डुबा सकते? क्योंकि सोडियम एक धातु है, और धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। ये जल से अभिक्रिया कर लेगा, जल में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, लेकिन फास्फोरस जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि इस अभिक्रिया जल से नहीं होती है धातुओं की। और यही कारण है कि फास्फोरस को जल में डुबो कर रखा जाता है और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। याद रखिएगा ये सारे टॉपिक, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले चीज है भरोसा। आपका भरोसा होना चाहिए, भरोसा रखिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आए। अच्छा एक बात बताइए, सेटअप एग्जाम हुआ, सेटअप एग्जाम हुआ तो एक भी क्वेश्चन आप मुझे बताइए जो आपको नहीं पढ़ाया गया है। सारा क्वेश्चन पढ़ा दिया गया। अब तो हम लोग प्रिपेयर कर रहे एग्जाम बोर्ड के लिए, सेटअप एग्जाम दिला गया, फ्री हो गए आप लोग पूरी तरह। अब तैयारी में लग जाइए। बार बार यही चीज समझा रहे हैं कि अभी तक 11 महीने में आप लोग जो भी गलतियां किए सबको भूल जाइए, जो शरारतें किए सबको भूल जाइए। अब है हिम्मत के साथ मात्र 2 महीना जग कर पढ़ने की। ये 2 महीना गवाइए नहीं, आप जो कहिएगा हम सो करने के लिए तैयार है। आप एक बार मुझसे कहिए कि मिस हमें इस चीज का एक बार और पढ़ाइए, मिस इसका और शॉर्ट बना दीजिए। 1 शॉर्ट बनाइए, हम सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट बना देंगे। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, आपके एग्जाम बोर्ड में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है। सारे चीज को पकड़ लेंगे। अब देखिए, अब है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बातों को मेरी समझिएगा। जैसे अभी अभी हम लोग कब से लिख रहे हैं, CO2 लिख रहे हैं, HCl लिख रहे हैं, SO2 लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं ना। आखिर C और O के अंदर कौन सा ऐसा बंधन है जिसके कारण ये दोनों जोड़ा है ना। क्वेश्चन बुस्ट हो सकता है हमारे माइंड में। आखिर ऐसी कौन सी चीज है C और O के अंतर्गत जो एक दूसरे को बांध कर रखता है? जैसे हमारे और आपके बीच में एक बंधन कार्य करता है ना, कि हम आपके टीचर और आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो हमारे बीच टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप है। वैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का रिलेशन क्या है, बॉन्ड क्या है? तो देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और क्लोरीन और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड पाया जाता है वो बॉन्ड कहलाता है रासायनिक बंधन। क्या कहलाता है? देखिए, बॉन्ड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमारे बीच भी बॉन्ड अलग होते हैं, भाई बहन का बॉन्ड होता है, मम्मी पापा मतलब माता और पुत्र का बॉन्ड होता है, माता और पुत्री का बॉन्ड होता है ना अलग अलग। वैसे ही रासायनिक बॉन्ड भी अलग अलग होते हैं। रासायनिक बॉन्ड की अगर बात करें तो रासायनिक बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आयनिक बंधन और दूसरा होता है सहसंयोजिक बंधन। ये पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ लेते हैं रासायनिक बंधन क्या होता है। देखिए, करे वो रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, अणु के परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, उस बंधन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक बंधन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वैद्युत सहसंयोजक बंधन और या आयनिक बंधन, और दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। दूसरा क्या होता है? सहसंयोजक बंधन। अब वैद्युत सहसंयोजक बंधन या आयनिक बंधन क्या होता है, देखिए समझिए। वैद्युत सहसंयोजक बंधन या आयनिक बंधन
चलिए वैद्युत सहसंयोजक बंधन या आयनिक बंधन, देखिए कह रहा है कि दो परमाणु के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को क्या कहते हैं? वैद्युत सहसंयोजक बंधन कहते हैं या आयनिक बंधन कहते हैं। देखिए सोडियम और क्लोरीन के बीच जो बंधन होता है ना, ये बंधन आयनिक बंधन होता है। क्यों आयनिक बंधन होता है? ध्यान से समझिए। क्योंकि सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम के अंतिम कक्षा में बाह्य इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षाओं में बैठा दें तो 2, 8 और 1। अगर वही बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन का होता है 17, यानी 2, 8 और 7। तो जैसे कि हमें पता है कि जितने भी यहाँ पर अष्टक नियम चलता है, कोई भी तत्व जो होते हैं ये चाहते हैं कि हम अक्रिय गैस की तरह बन जाए, ये चाहते हैं कि हम नोबल गैस की तरह बन जाए। नोबल गैस का मतलब होता है कि उसके अष्टक, उसके अंतिम कक्षा में वह इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8। सभी तत्व चाहते हैं कि मेरे अंत में 8 हो जाए। 8 जब तक नहीं रहेगा तब तक ये बंधन बनाएंगे नहीं। सोडियम के अंतिम में कितने होते हैं हमारे? 1 होता है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7। 2 और 2 4, 2 6 और 1 7। कितने हो गए? 7 हो गए। सोडियम को अपने अष्टक को पूरा करने के लिए और कितना चाहिए? सोडियम को अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। लेकिन 3 से अधिक तो कोई भी तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं सकता है और न कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। क्यों नहीं त्याग सकता? क्योंकि उसको त्यागने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या तो 1 त्याग सकता है, या 2 त्याग सकता है, या 3 त्याग सकता है, और नहीं तो कोई दे सकता है। यहाँ पर जब सोडियम की बात आती है तो सोडियम को चाहिए होता है 7 अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, लेकिन सोडियम को क्लोरीन 7 तो नहीं देगा ना। तो यहाँ पर दोनों में समझौता होता है और सोडियम कहता है कि कोई नहीं, मुझे भी अंतिम में 8 करना है, और क्लोरीन भी कहता है कि मुझे भी अंतिम में 8 करना है। हम तो अपना 7 नहीं दे सकते क्योंकि हम बहुत कमजोर हो जाएंगे। मुझे अत्यधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए हम 7 नहीं दे सकते। तुम क्या करो, तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देने से इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि इसका भला हो जाएगा। भला ये होगा कि इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो ये क्या करता है? ये पूरी तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और त्याग करके Na प्लस और Cl क्या बनाता है? माइनस। तो यहाँ पर जो बंधन बनकर तैयार हुआ, ये बंधन कहलाएगा हमारा आयनिक बंधन। यानी जब कोई तत्व अपने यौगिक का निर्माण करते हैं तो कोई अगर तत्व अपने इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण कर दे, पूरी तरह या तो दे दे या पूरी तरह ग्रहण कर ले, तो वहां पर जो बंधन बनेगा उस बंधन को क्या कहेंगे हम लोग? आयनिक बंधन या वैद्युत सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं सहसंयोजक बंधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इस बार देखिए सेटअप एग्जाम में था ना, एथेनॉल का था संरचना सूत्र आया था, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आता है। ठीक है, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिए। सहसंयोजक बंधन कहते हैं कि जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करते, यानी पूरी तरह त्यागेंगे नहीं, साझा करेंगे। जब जरूरत पड़ेगा मुझसे ले लेना, और जब मेरा काम हो जाएगा तो तुमको दे देंगे। ठीक है, साझेदारी समझते हैं ना, मेरी जरूरत पड़े तो तुम ले लेना, और जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे। तो ये होती है साझेदारी। तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंधन कहलाता है। अगर सहसंयोजक बंधन की बात करें तो सहसंयोजक बंधन जो होते हैं ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एकल सहसंयोजक बंधन, दूसरा होता है द्विक सहसंयोजक बंधन या द्विसहसंयोजक बंधन, और तीसरा होता है त्रिक सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक कितने? 3 होते हैं। पहला अगर बात करें एकल सहसंयोजक बंधन, ध्यान से समझिएगा। जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के सिर्फ एक ही युग्म में साझा होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। 2 तत्वों के बीच यदि एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब उनके बीच बने बंधन को क्या कहते हैं?
एकल सहसंयोजक बंधन करती है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए मीथेन अणु का बनना, किसका बनना, मीथेन अणु का बनना। मीथेन का अगर सूत्र की बात करें तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। कितना होता है, CH4, CH4 होता है मीथेन का सूत्र। मीथेन का सूत्र होता है CH4। C और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, एक इधर भी हाइड्रोजन और एक इधर भी हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने रख देगा। सभी हाइड्रोजन अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ रख देंगे, सामने रख देंगे। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसको अगर ऐसे करते हैं तो 2 और 4, बाह्य कक्षा में कितने हो गए, 4 हो गए, यानी इसको और 4 चाहिए। 4 है और 4 चाहिए, तो 4 तो घिरा है ना हाइड्रोजन, तो एक एक जब ये दे रहा है तो कार्बन का भी फर्ज बनता है एक एक देने का, है ना। जब हाइड्रोजन एक दे रहा है तो कार्बन भी कितना देगा, एक ही देगा। पहले आपको अंतिम छोर के लिए देखना है, पहले जो चारों तरफ घेरे हुए हैं उनको देखना है, फिर बीच वाले को देखना है, ठीक है। पहले घेरे वालों की संख्या देखिए, ये एक दे दिया, एक यहाँ पर, तो देखिए इनके बीच जो बंधन बना, यहाँ पर एक एक का साझेदारी होता है, यहाँ पर भी एक का साझेदारी हुआ है, यहाँ पर भी कितने का साझेदारी हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन का और यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन का, पूरा मिला देते हैं तो इसका देखिए, यानी हर जगह ये या करके अगर देखे तो हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो कौन सा बंधन बनता है, एकल सहसंयोजक बंधन। उसी तरह हाइड्रोजन अणु का बनना, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का अणु सूत्र क्या होता है, H2 होता है ना। अणु देखिए, हाइड्रोजन अणु बोला है तो हाइड्रोजन अणु क्या होता है, H2 होता है, H2। तो H, यहाँ पर H लिख दीजिए और यहाँ पर भी क्या लिख दीजिए, H लिख दीजिए। H यानी इसके अंतिम में कितने होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को अपने अष्टक को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। हाइड्रोजन मात्र एक ऐसा तत्व है जो अपने अष्टक को पूरा करता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन में, बाकी सबको कितना चाहिए होता है, 8 चाहिए होता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे 2 एक ले लेगा, इसका कंप्लीट हो गया तो, और जब इसका जरूरत पड़ेगा तो ये ले लेगा। तो इनके बीच कितने का साझा हुआ, एक एक का साझा हुआ, तो यहाँ पर कौन सा बना, एकल सहसंयोजक बंधन बना। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे चलते हैं तो आगे हमारा हो जाएगा द्विसहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक या दिक्सहसंयोजक बंधन। कह रहा कि जब सहयोग करने वाले दोनों परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे एकल सहसंयोजक बंधन, और दो इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो द्विसहसंयोजक बंधन। जैसे यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का बनना, ऑक्सीजन अणु का बनना, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीजन अणु का O2 होता है, क्या होता है O2। O कितने हैं हमारे, O की अगर बात करें तो O का परमाणु संख्या कितना होता है, तो O का परमाणु संख्या होता है 8। परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। O का 8 होता है, 8 होता है, कितना होता है 8। अगर इनके कक्षाओं में रख दे KLMN, इनकी कक्षाओं में अगर रख दे तो 2 6, यानी और कितना चाहिए इसको, अंतिम कक्षा में कितना चाहिए, और 2 चाहिए, तभी तो इसका अष्टक पूरा होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन को रखती है, एक यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया और एक ऑक्सीजन यहाँ पर। इस ऑक्सीजन के अंतिम में कितना है, तो इस ऑक्सीजन के अंतिम में 6 है, लेकिन चाहिए और कितना, 2 चाहिए, 2 तो सामने रखेगा मात्र कितना, 2। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो 6 है तो 2 सामने रख दिया, बचा हुआ 4 आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। उसी तरह इस कार्बन की अगर बात करें, सॉरी इस ऑक्सीजन की बात करें, तो इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए तो 2 ही सामने रखेगा, बाकी बचा 6 था तो 2 रख दिया, बचा कितना 4।
तो 4 यहाँ पर 2 और 2 हो गया हमारा 4। या ये गट्ठा बांध लीजिए, एग्जाम में हो सकता है पूछ सकता है, पूछ देगा कि इथेनॉल का या इथेन का जो भी है उसका मतलब संरचना सूत्र लिखे या इलेक्ट्रॉन बिंदु लिखे, तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो इसको समझना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर बंधन की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, ये देखिए 4 और 2 6 और 2 8, और यहाँ पर भी देखिए ये भी पूरा कंप्लीट हो गया, कितने 8, तो कितना का साझा हुआ, अष्टक को पूरा करने के लिए 2-2 का साझा हुआ, तो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया हमारा द्विसंयोजक बंधन। 2 गो लाइन में इक्वल टू के लाइन यहाँ पर डिनोट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका द्विसंयोजक बंधन। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग बनाइएगा, आप लोग के लिए ये हम आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं, बनाकर और सेंड कीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलिए आगे चलते त्रिसंयोजक बंधन या त्रिबंधन। त्रिसंयोजक बंधन या त्रिबंधन कर रहा है कि जब संयोग करने वाले 2 परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, कितना 3-3, यदि 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तब उन परमाणुओं के बीच बने बंधन को क्या कहते हैं, त्रिसंयोजक बंधन कहते हैं। 3-3 का अगर साझा करेंगे, जैसे नाइट्रोजन अणु का बनना, नाइट्रोजन अणु का बनना, नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है N2, तो N और 2, तो N की अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो N का परमाणु संख्या कितना होता है, तो N का परमाणु संख्या होता है हमारा 7, कितना होता है, परमाणु संख्या होता है 7 होता है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5, यानी इसके अष्टक को पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो ये हमारा एक हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा हो गया, 3 चाहिए तो 3 सामने रखिएगा, 1 2 और ये 3, 5 था 3 सामने रखा, 2 आपको साइड में रख दीजिए, इसका भी 3 चाहिए तो 3 ही सामने रखेगा, 5 था ना 3 सामने रखा, बच्चा 2 पीछे रख दीजिए, 2 को पीछे रख देंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 8, पूरा इसका अष्टक हो गया तैयार। तो यहाँ पर कितने का साझा हुआ, तो 2 परमाणुओं के बीच 3-3 का साझा हुआ, तो यहाँ पर कौन सा बंधन बनेगा, त्रिक बंधन, यानी त्रि या करके आप क्या लिखिएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। आगे चलते, आगे देखिए, आगे अब ये सारा चीज खत्म हो गया, अब आता है मेन टॉपिक, इस चैप्टर का मेन टॉपिक। वो सब तो अगर देखा जाए 8th क्लास में भी पढ़े थे, 7th क्लास में भी पढ़ना था, लेकिन जो अब पढ़े हैं ये हमारा 10th का मेन टॉपिक है, खनिज, ठीक है। खनिज किसे कहते हैं, खनिज देखिए, खनिज कहते हैं किसे, पृथ्वी की परत पर विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ, यानी पृथ्वी की परत पर ये सारे पदार्थ जिसमें धातु पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे तत्व भी हो सकता है या यौगिक भी हो सकता है, जैसे प्रकृति में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि समुद्र में पाया जाता है, ये भी एक प्रकार का खनिज है, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये सब भी क्या है, आप खनिज है जो कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, और इनमें धातु मौजूद होता है, देखिए धातु है ना, सोडियम क्लोराइड में क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम पाया जाता है, ये खनिज हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, तो खनिज के बाद आता है हमारा अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं, तो आप लोग को ज्योग्राफी में सर पढ़ा रहे थे, हम सुने थे कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, अर्थात अयस्क जो है वो खनिज ही है। तो भाई कैसा खनिज अयस्क कहलाएगा, तो वैसा खनिज जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो, वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा क्या हो, अधिक हो, प्रचुर मात्रा में हो, तथा जिसमें कम खर्च में ही सरलता से धातु प्राप्त किया जा सके, यानी उसको धातु को प्राप्त करने के लिए पैसा भी कम लगे और सरलता से प्राप्त भी हो जाए, तो वैसे ही खनिज को हम क्या कहते हैं,
अयस्क कहते हैं, अर्थात खनिज ही अयस्क है, खनिज ही अयस्क यानी अयस्क। लेकिन सभी खनिज से तो धातु आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता, तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि खनिज अयस्क किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अयस्क किसे कहते हैं, तो वैसा खनिज जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो, जो कम खर्च में सरलता से प्राप्त किया जा सके, उसे ही क्या कहते हैं, अयस्क। जैसे बॉक्साइड, Al2O3 इंटू 2H2O, ये बॉक्साइड जो है ये किसका अयस्क है, एल्युमिनियम, यानी इसमें एल्युमिनियम पाया जाता है, इससे एल्युमिनियम धातु प्राप्त किया जाता है। एक मिट्टी भी होता है, लेकिन मिट्टी जो है ना वो अयस्क नहीं खनिज के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मिट्टी से ज्यादातर मात्रा में हम एल्युमिनियम को प्राप्त नहीं कर। तो एल्युमिनियम मतलब जिससे सुविधा से प्राप्त हो जाए, कठिनाई ना आए, कम खर्च लगे और सरलता से प्राप्त हो जाए, वही कहलाते हैं हमारे अयस्क। ठीक है, ऐसे मिट्टी में भी एल्युमिनियम पाया जाता है। अयस्क के बाद आता है धातुकर्म। तो अयस्कों से धातु के निष्कर्षण एवं उसके शोधन की प्रक्रिया, शोधन मतलब शुद्ध करने की प्रक्रिया, अयस्कों से धातु के निष्कर्षण एवं उसके शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातुकर्म। ये सारे टर्म, ये सारे पद चुन कर एग्जाम बोर्ड के लिए जरूरी है। ठीक है, बोलता रहे ये। तो धातुक्रम क्या है, अयस्कों से धातु को प्राप्त करना, तभी उसके शोधन करना, उसी को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातुक्रम कहते हैं। अब धातु जब शुद्ध होगा उसमें बहुत सारे पत्थर होंगे, बहुत सारे मिट्टी होंगे, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होंगे, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं गैंग। उनको क्या कहते हैं, गैंग। अयस्कों में उपस्थित अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय मतलब जो चाहिए नहीं, अगर वैसे पदार्थ है जैसे कि बालू, कंकड़, मिट्टी के टुकड़े आदि, ये सब क्या है, गैंग है। ये सब क्या है, गैंग है। एक बार पिछली बार हम देख रहे थे, प्रीवियस ईयर जब बुक उठाए उसमें था कि निम्नलिखित पदों को परिभाषित करें। निम्नलिखित पदों को परिभाषित करने में आपको आया था कि अयस्क को परिभाषित करना था, धातुकर्म को परिभाषित करना था और गैंग को परिभाषित करना था, तीनों था। तो ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि भाई ऐसे तो बोर्ड एग्जाम का कोई है नहीं, हम बता रहे हैं, मेरा काम है पढ़ाना, और आप लोग फोकस करते हुए चलिएगा, सब ध्यान में, ज्यादा भारी नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, समझिए, भारी है, रटना पढ़ना नहीं पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, बताइए, नहीं तो फिर आसानी से याद हो जाएगा। क्या है गैंग, गैंग मतलब क्या, अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय पदार्थ जो हमें चाहिए नहीं। अयस्क का सांद्रण का मतलब होता है शुद्ध करना, अयस्कों में विद्यमान अपद्रवों को दूर करना। अपद्रव मतलब वही गैंग जो हमें नहीं चाहिए, उनको दूर करना, उनको शुद्ध करना, क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण। अब एक टॉपिक आता है निस्तापन। जब अयस्क का सांद्रण होता है, जब उसमें से सारे अपद्रव बाहर निकल जाते हैं, तो उनका निस्तापन किया जाता है। निस्तापन करने का मतलब क्या है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में, यानी वायु नहीं रहता है, वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर अयस्कों को गर्म करके या अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्वारा से कम ताप पर धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन। यानी धातु को, जो अयस्क है, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्वैनांक से कम, यानी पिघले बिना, द्वैनांक मतलब पिघल गया तो वो तो द्वैनांक हो गया उसका, पिघले बिना यानी उसके द्वैनांक से कम ताप पर गर्म करके उसके ऑक्साइड में बदलना, धातु ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन। उसके बाद आता है कि टर्म भर्जन। भर्जन में वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, वायु की अपर्याप्त आपूर्ति में। निस्तापन, नी का मतलब नहीं का प्रयोग होता है, इसका मतलब वायु का अनुपस्थिति रहेगा। निस्तापन याद रखिएगा, निस्तापन यानी नी का प्रयोग अक्रमान मतलब जो अकर्मानक चीजें होती है,
जो नहीं के तात्पर्य में होता है उसके लिए नी का प्रयोग करते हैं। तो निस्तापन यानी वायु नहीं रहेगी, वायु की अनुपस्थिति होगी, और भर्जन में वायु की उपस्थिति होगी। यानी अयस्कों को, किस अयस्कों को? सल्फाइड अयस्कों। अच्छा, निस्तापन में किसको? निष्पादन में कार्बनिक अयस्कों को, कार्बोनाइट ना, कार्बोनेट अयस्कों को। किस अयस्कों को? कार्बोनेट, यहाँ पर लिख लीजिएगा, कार्बोनेट अयस्कों को, कार्बोनेट अयस्कों को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन। और भर्जन, सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गालक बात कर लेते हैं। गालक क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, गालक वो पदार्थ है जिसे निस्तापित या भर्जित अयस्क एवं पूक के साथ मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है। किसके साथ? कोक के साथ। इसको कोक के साथ मिला, अगर कोई पदार्थ जो है जो कोक के साथ मिलाकर उसको बदला जा रहा है, निस्तापित किया जा रहा है या भंजन किया जा रहा है, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं। आगे है गालक के बाद है धातुमल वही चीज है। द्वारक अयस्क में उपस्थित अध्वंसील अवयवों के साथ संयोग करके उन्हें ध्वंसील पदार्थ में परिवर्तन कर देता है, जिसे धातुमल कहते हैं। यानी जो घुलने वाला नहीं है ना, उसमें भी मिलाकर उसको घुला देना, ध्वंसील पदार्थ बना देना सहयोग करके, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? धातुमल। अब प्रगलन देख लेते। प्रगलन का मतलब कि धातु का ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन। यानी कोक के साथ धातु ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करने पर, कोक में क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन ऑक्सीजन को खींचकर बाहर निकाल देता है, जिससे क्या प्राप्त होता है? हमारा अंत में अधातु प्राप्त हो जाता है। तो धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। आगे चलते, आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं, कुछ अयस्कों के नाम याद कर लेते हैं। देखिए, जस्ता या जिंक के प्रमुख अयस्क। जस्ता के अगर प्रमुख अयस्क की बात करें तो जिंक ब्लेड और केलेमाइन और जिंकाइट, तीन जस्ता के या जिंक के प्रमुख है। जिंक ब्लेड, केलेमाइन, जिंकाइट याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जिंक ब्लेड निम्न में से किसका अयस्क है, या जिंक ब्लेड का सूत्र भी पूछ देगा, या पूछेगा कि निम्न में से कौन जस्ता का मतलब अयस्क है। ठीक है, तो याद रखना है जिंक ब्लेड, केलेमाइन और जिंकाइट। पारे का प्रमुख अगर इसकी बात करें तो सीनेवार है। ऐसे बहुत सारे हम बार बार बता रहे कि एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही सारे टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, और 100 में 100 स्कोर लाना है तो पुनः एक बार और पढ़ लीजिए बस, फिर आपका एकदम गारंटी हम दे रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जब इतना पढ़ने के बाद सेटअप एग्जाम में नहीं छूटा एक भी क्वेश्चन आप लोग का, तो सोचिए एक बार और पढ़ लेंगे तो क्या हम लोग मचाएंगे धूम। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बात कर लेते हैं कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन होते हैं। तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा प्रमुख होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख कौन है हमारा? बॉक्साइट। उसके बाद कोरेंडम और उसके बाद क्रायोलाइट। क्या? क्रायोलाइट। अब देखिए बात कर लेते हैं संक्षारण करें धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय धातु का संक्षारण कहलाता। पता है कि नहीं, 1 चैप्टर में संक्षारण पढ़े थे। संक्षारण यानी जब धातु जो है वायु के संपर्क में आती है या नमी में आती है या सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सबके संपर्क में आती है तो इसका क्षय होना शुरू हो जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को रोकने का प्रयोग उपाय है धातु की सतह पर लेप चढ़ाना। पेंट कर दीजिए, लेप चढ़ा दीजिए। लेप
कह रहे धातु की बाहरी सतह पर ग्रीस या वार्निश की एक पतली परत चढ़ाकर उसकी संक्षारण को रोका जा सकता है। दूसरा, रंगाई करके धातु की सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंग से रंगाई कर देने से धातु के संक्षारण को रोका जा सकता है। आगे चलते हैं तो आगे है हमारा जस्तीकरण करके। जस्तीकरण धातु की किसी पिघले हुए जस्ता में डुबा देने से वस्तु की सतह पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है जिससे जंग लगने से बचाया जा सकता है। जस्तीकरण क्या होता है? जस्ता को पिघालकर उस पर लेप चढ़ा देना, उसको जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। विद्युत लेपन द्वारा वैद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा किसी धातु पर किसी अन्य धातु का लेप चढ़ाकर संक्षारण से बचाया जा सकता है। और ये पूरा का पूरा आपका अब देखिए उसके बाद है पूरा ये खत्म हो गया। उसके बाद है मिश्र धातु। ये लास्ट टॉपिक है आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु के बाद मतलब लास्ट ही ये चल रहा है, उसके मिश्र धातु के उपयोग लिख लेंगे। देखिए, दो या अधिक अधातु अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समान मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल, तांबा एवं जास्ता मिश्र धातु। यानी पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तांबा एवं जास्ता। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा एवं जास्ता का क्या है? मिश्र धातु है। यानी दो धातु या एक धातु और एक अधातु मिलते हैं तो मिश्र धातु बनाते हैं। धातु था, अधातु था, उपधातु था, तो फिर मिश्र धातु क्यों बनाया गया? तो देखिए मिश्र धातु बनाने के कारण क्या है, उसके गुण समझिए। सबसे पहले जब मिश्र धातु तैयार होता है, जैसे पीतल तैयार हुआ, पीतल किससे तैयार हुआ? पीतल कैसे तैयार हुआ? जास्ता और तांबा से। तो जास्ता और तांबा से अधिक कठोर बन जाता है पीतल। इसका मतलब ये अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं, साथ ही साथ इनमें जंग भी नहीं लगता है, ये संक्षारण अवरोधक होते हैं, इनका क्षय नहीं होता, इनके दौड़नांक एवं इनकी विद्युत चालकता उनके अवयवों की अपेक्षा कम होती है। जैसे पीतल विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, लेकिन इनके अवयव, अगर तांबा की बात करें तो ये विद्युत का अच्छा चालक होता है। इनकी गुणवत्ता इनके अवयवों की तुलना में बढ़ जाती है। इनके अंदर बहुत सारे गुण कठोर हो जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं, इनकी शक्ति बढ़ जाती है, दुगनी तिगुनी जो भी कहिए हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आया है तो कल हम लोग मिलेंगे एक नई चैप्टर के साथ पुनः एक शॉर्ट में। ठीक है।